Hello dear students, once again welcoming you all to the MK Jain classes, and today we are going to deal with our next organelle that is plastids. तो माइटोकॉन्ड्रिया तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम बात करेंगे आज प्लास्टिड्स के बारे में। क्या होते हैं प्लास्टिड्स? सबसे पहले तो जो हम इसके बारे में जानते हैं वही लिख लेते हैं। और क्या जानते हैं हम इसके बारे में कि प्लास्टिड्स जो हैं दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। क्या है ये? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन्स थी ना, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ऐसे ही प्लास्टिड के पास भी दो मेम्ब्रेन होंगी, एक आउटर प्लास्टिडल मेम्ब्रेन और एक होगी इनर। उसके अलावा बेटा क्या बेसिकली प्लास्टिड हैं क्यों प्लांट्स के अंदर? प्लांट, अच्छा सबसे पहले ये बता देते हैं आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे कहाँ कहाँ पे। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे ये बेटा? हायर प्लांट्स में, और मिलेंगे ये डाई एटम्स में, और मिलेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स में, और मिलेंगे बेटा ये हमें यूग्लिनोइड्स में, यूग्लिनोइड्स। वाई नॉट इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के पास क्यों नहीं है? अभी मैं इसका एक छोटा सा फंक्शन बता देती हूँ, उसके बाद बताना। प्लास्टिड के पास क्या होता है बेटा? एक तो ये स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज के अलावा बेटा ये काम करता है पिगमेंट रखने का। स्टोरेज एंड पिगमेंट्स, दो काम होते हैं प्लास्टिड्स के। तो अब आप कहोगे पिगमेंट्स, पिगमेंट मैम ठीक है हायर प्लांट्स के पास होते हैं, डायटम डाइनोफ्लैजिलेट्स देखा था ना, कोई ग्रीन कलर का है, कोई बायोल्यूमिनेसेंस एमिट कर रहा है, कोई किसी कलर का है। और हायर प्लांट तो यूजुअली इनके लीव्स कैसे होते हैं? दीज आर ग्रीन इन कलर, क्योंकि इनकी मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे पिगमेंट। और सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पिगमेंट कौन सा होता है? दैट इज़ क्लोरोफिल। अभी और पिगमेंट्स की भी हम बात करेंगे जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब पिगमेंट्स तो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, तो बैक्टीरिया में प्लास्टिड हमें क्यों नहीं मिलते बेटा? इन बैक्टीरिया, यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, इन केस ऑफ बैक्टीरियाज chromatophores are present. Chromatophores are present. कभी भी लोअर ऑर्गेनल्स मतलब लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, तो वहाँ पे हमें प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे। प्लास्टिड किसका फीचर है? हायर का, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। तो ये सब किस में आते हैं? डायटम डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड की अगर हम बात करें, कौन से किंगडम में आते हैं? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टन एल्गी है ना सभी के सभी। उसके अलावा बैक्टीरिया क्या हो गया? दिस इज प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में क्या होगा? पिगमेंट वहाँ पे होंगे, बैक्टीरिया ग्रीन कलर का है, पर्पल सल्फर कलर का है ना, अलग अलग और भी कलरेशंस थी। तो वो सारे पिगमेंट कहाँ हैं? बैक्टीरिया के। अगर प्लास्टिड में नहीं है तो वो कहाँ होंगे? क्रोमेटोफोर। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, क्या था क्रोमेटोफोर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है, एक तो बनाती है मीजोसोम, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं उनकी केस में वो एक जगह से और इनफोल्ड हो जाती है और क्या बनाती है? क्रोमेटोफोर्स। और उन क्रोमेटोफोर्स के अंदर क्या मिलते हैं? पिगमेंट मिलते हैं। लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें और हम यूकैरियोट्स की बात करें और उनके अगर पिगमेंट्स की बात करें, तो वो पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन दी प्लास्टिड्स। ये समझ में आ गया? तो प्लास्टिड का काम होता है बेटा स्टोरेज का, और स्टोरेज ऑफ फूड भी, और साथ में क्या रखते हैं? ये पिगमेंट्स रखते हैं अपने पास। डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज हैं, और हायर प्लांट्स का और यूकैरियोट्स का ये फीचर है। नॉट फाउंड इन दी प्रोकैरियोट्स, क्योंकि ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ना, आपको पता है ये कभी भी प्रोकैरियोट्स में मिलती ही नहीं है। प्रोकैरियोट में तो सिंगल मेम्ब्रेन वाली भी नहीं मिलती है। कौन सी थी सिंगल मेम्ब्रेन वाली? ER, गोल्जी, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स, जो सारे के सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। वो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो कहाँ से आने वाले हैं? उसके अलावा बेटा अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिड्स की टाइप्स। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? अब एक चीज़ और, प्लास्टिड ना हमें अभी चलो पहले इनकी टाइप्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ दी प्लास्टिड्स, टाइप्स ऑफ plastids.
तो प्लास्टिड हमारे पास यूजुअली बेटा हम डिवाइड करते हैं इनको इनटू 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहला जो नंबर आता है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट्स, फिर आएंगे हमारे पास क्रोमोप्लास्ट्स, और फिर आएंगे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट्स। पहले तो ये तीनों के तीनों नेम देख लो। प्लास्ट क्या पढ़ रहे हैं? प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स का प्लास्ट लग गया पीछे, तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट 3 तरीके के होते हैं। क्या होते हैं चलो अब इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? प्लास्ट में माने प्लास्टिड, और ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस। कोई भी चीज़ में अगर किसी भी तरह का कोई कलर प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम किससे दिखाएंगे? ल्यूको का मीनिंग क्या होता है बेटा? कलरलेस। तो इसका मतलब क्या है? ये वाले प्लास्टिड में कलरलेस का होने का मतलब क्या है? कोई कलर नहीं होगा। कलर किसकी वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स। इसका मतलब क्या है? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर देयर विल बी नो पिगमेंट्स। पिगमेंट नहीं है तभी तो ल्यूकोप्लास्ट कैसे लगते हैं? ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। ठीक है, फिर अगर इनके अंदर पिगमेंट नहीं है तो फिर ये है क्यों? क्या काम कर रहे हैं ये? बेटा कुछ तो कर रहे होंगे तभी तो प्लांट के अंदर बने हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? दीज आर मेंट फॉर स्टोरेज। और स्टोरेज किस किस की, किस किस चीज़ की स्टोरेज करते हैं? अगर ये स्टोर कर रहे हैं, इफ स्टोरिंग फैट्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बेटा इलायोप्लास्ट्स। अगर ये स्टोर कर रहे हैं प्रोटीन्स तो इनको हम बोलते हैं बेटा एल्यूरोप्लास्ट्स। और अगर ये स्टोर कर रहे हैं स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। प्लांट स्टार्च, स्टार्च को ही तो स्टोर करेंगे ना। हम लोग ह्यूमन बीइंग हम क्या स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन। अपने में स्टार्च मत लिख लेना, हम ग्लाइकोजन, और प्लांट्स में क्या होता है? स्टार्च। तो इसके लिए क्या आएगा बेटा? दैट इज एमाइलोप्लास्ट। समझ में आ गया? तो ल्यूकोप्लास्ट क्यों है? क्योंकि ये कलरलेस है। कलरलेस का मतलब क्या है? देयर आर नो पिगमेंट फाउंड। कोई भी किसी भी तरह का पिगमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ किस लिए प्रेजेंट होते हैं? ओनली फॉर दी स्टोरेज। और अगर इनके अंदर कोई पिगमेंट ही नहीं होता तो इनको हम क्या बोल देते हैं? इनको हम ए ग्रैनल भी बोल देते हैं। ए ग्रैनल ल्यूकोप्लास्ट, ए ग्रैनल। अब ग्रैनल क्या होते हैं वो आपको बताऊंगी, इसलिए मैं अभी लिखना भी नहीं चाह रही थी। ग्रैना क्या होता है? ग्रैना का मतलब होता है स्टैक। स्टैक समझते हो ना? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया आपने, जैसे एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ स्टैक ऑफ द कॉइन्स। कॉइन लिया और एक कॉइन के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते 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 कॉइन का आपने पूरा एक टावर बना लिया। तो वो कॉइन का क्या बन जाएगा? स्टैक बन जाएगा। तो ये जो इसके अंदर किसी भी तरह की स्टैकिंग हमें नहीं मिलेगी। स्टैक्स कहाँ बने हुए मिलेंगे वो भी आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ल्यूकोप्लास्ट बेटा हम लोगों ने कर लिए हैं। ल्यूकोप्लास्ट के बाद हम लोग आ रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा, क्रोमा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्रोमा का मीनिंग होता है बेटा कलर। ये जो क्रोमोप्लास्ट वर्ड आया है ना, क्रोमो, क्रोमो कहाँ से आया है? क्रोमा से। क्रोमा का मीनिंग क्या होता है? कलर। अगर कलर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली पिगमेंट्स विल बी प्रेजेंट। पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। अब पिगमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होंगे? अदर देन दी क्लोरोफिल। पिगमेंट्स अदर देन दी, ऐसे नहीं ऐसे लिख लेते हैं, पिगमेंट्स अदर देन दी क्लोरोफिल। क्योंकि जैसे ही हम लोग प्लांट की बात करते हैं ना, हमें एक ही पिगमेंट का नेम पता होता है छोटी क्लासेस से, दैट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? लाइक ज़ैंथोफिल्स।
क्या करती हैं, येलो कलर इम्पार्ट करती हैं। कैरोटीनॉइड्स ऑरेंज रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस तरह के, अब जैसे चिली है, चिली का क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। टमाटो है, पहले ग्रीन होते हैं बाद में रेड हो जाते हैं। तो पहले अगर ग्रीन है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, क्रोमोप्लास्ट। बाद में वो क्या हो गया, टमाटो पकने के बाद लाल हो गया, तो वो मतलब पहले ग्रीन था तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। लेकिन जब वो रेड हो गया तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अब क्लोरोप्लास्ट किस में चेंज हो गया, क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया। और ये मतलब इनका काम क्या होता है, बेसिकली दीज इम्पार्ट कलर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये लाइन हमारी एनसीईआरटी की है, इम्पार्ट्स कलर टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। फूल का कलर हो गया, फ्लावर है वॉयलेट कलर का है, येलो है, ब्लू है, पिंक है, वाइट है, कैसे कलर का है, ऑरेंज है, ठीक है, वो हो गया। मैंने कहा ना पार्ट ऑफ द प्लांट, मैंने नहीं कहा, हमारी एनसीईआरटी लिख रही है। तो कितने पार्ट होते हैं, फ्लावर भी होता है प्लांट में, उसकी स्टेम भी होती है, उसके फ्रूट्स भी होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग एरियाज को जो भी कलर मिलते हैं प्लांट में, ग्रीन को छोड़ के, क्लोरोफिल को छोड़ के, जो बाकी के कलर्स आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिलते हैं, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। तो कलर, विच कलर, अदर देन दी क्लोरोफिल। चलिए, तो ये कलर वाले पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे, क्रोमोप्लास्ट में। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन दी क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल containing plastids are known as, क्या बोलते हैं उनको, उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। कैसा कलर होगा, ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। ल्यूकोप्लास्ट कैसे थे, कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट कैसे थे, कैन बी वेरियसली कलर्ड, किसी भी तरह के हो सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं, यूजुअली ग्रीन इन कलर। और कौन कौन से पिगमेंट यहाँ पे होते हैं बेटा, क्लोरोफिल तो होगा ही। क्या करता है क्लोरोफिल, मतलब सॉरी, क्लोरोफिल कितने टाइप का होता है, ए बी सी डी ई, है ना। तो कौन कौन से टाइप का क्लोरोफिल, सारे टाइप के क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज दी एक्सेसरी पिगमेंट। तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट के अलावा कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, यूजुअली कहाँ पे मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात करें, हम लोगों ने बहुत सारी एल्गीज पढ़ी थी, एल्गी के जैसे क्लेमाइडोमोनास था, उसके अंदर कहाँ पे प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म में ही एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था। तो क्या क्लोरोप्लास्ट का नंबर पर सेल एक ही होता है, नहीं, लिख लीजिए, number of chloroplast may vary from organism to organism। यार क्या हो रहा है, from organism to organism। लाइक अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एग्जाम्पल दे देते हैं आपको इसका। जैसे एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ओनली सिंगल क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर हम गार्ड सेल की बात करें, लेकिन अगर हम मीजोफिल सेल्स की बात करें, है ना, मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, उनके अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं, 20 से लेके 400 तक, 20 से लेके 400 तक क्लोरोप्लास्ट हमें मिल सकते हैं।
सॉरी 420 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल हमें मिल सकते हैं। तो इनका नंबर वेरी करता है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 72 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 23 भी, समझ रहे हो ना। तो वेरिएशन है इनके। तो ऐसे ही जैसे इनके नंबर में वेरिएशन है, इनके साइज में भी वेरिएशन है। तो नंबर एंड साइज में वेरी, नंबर एंड साइज में वेरी। और अगर इनकी शेप की बात करूँ, भाई शेप के बारे में तो ज़रूर लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर भी। शेप भी कैसे है, शेप में ऑल्सो, शेप में ऑल्सो वेरी। कैसे, ये बेटा डिस्क लाइक भी हो सकते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये रिबन लाइक भी हो सकते हैं, ये कप लाइक भी हो सकते हैं, ये स्टार लाइक भी हो सकते हैं। जिग्निमा एग्जाम्पल अगर आपको याद आ गया हो तो, है ना। ये स्पाइरल शेप भी हो सकते हैं, ये डिस्कॉइडल भी हो सकते हैं, बहुत सारी शेप के हो सकते हैं, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। तो इनकी शेप भी बहुत सारी हो सकती है, कप शेप्ड हो गए, डिस्क शेप हो गए, भी कप शेप तो मैंने हाँ लिख दिया। तो बहुत सारी जो है शेप्स भी इनकी वेरी कर सकती हैं। समझ में आ गया। और ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं बताओ, ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेंगे, कौन सा पोर्शन होता है ग्रीन, लीफ। और लीफ के अंदर कहाँ पे मिलेंगे, अगर लीफ के अंदर पूछोगे कि अब आप एनाटॉमी पढ़ चुके हो, लीफ में कौन कौन सी सेल थी, सबसे बाहर क्या थी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट थी, मीजोफिल। और मीजोफिल क्या थी, एक थी स्पॉन्जी पेरेनकाइमा और एक थी पेलिसेड पेरेनकाइमा, अगर हम बात करें डाइकोट लीफ की, है ना। मतलब सिंपली आप कह दो मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, लीफ की सेल के अंदर मिलेगा, ठीक है। और लीफ की कौन सी सेल, लीफ की मीजोफिल सेल के अंदर सिचुएटेड होता है क्लोरोप्लास्ट। अगर बेटा अब इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए, है ना, इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, देखो स्ट्रक्चर, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। क्या ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। देखो एक इसमें है आउटर मेम्ब्रेन, ये दिख रही है सबसे बाहर, एक है फिर ये इनर मेम्ब्रेन, ये दिखा रखी है इन्होंने। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एक काम करते हैं, मुझे इस डायग्राम में मज़ा नहीं आ रहा तो हम लोग अपना एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो आपको देख के ना ड्रॉ करना भी आ जाएगा, आना चाहिए, क्योंकि जब आप देखते हो ड्रॉ करते हो तभी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट मैंने बनाया है, सपोज कीजिए ये मैंने बनाया है डिस्क लाइक क्लोरोप्लास्ट। ये मेरा पेन हमेशा गड़बड़ क्यों करता है, स्टाइलस महाराज एक ही कलर दीजिए। अरे क्या चाह रहे हैं आप। तो ये है बेटा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट मैंने क्या कहा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन भी होगी। तो एक इनर मेम्ब्रेन हमने बना ली विच इज़ येलो इन कलर, एक ये मैंने वाइट वाली बना ली विच इज़ रिप्रेजेंटिंग दी आउटर मेम्ब्रेन। चलो साथ साथ लेबलिंग कर ले, मैं अगेन अपनी स्पेस के हिसाब से लेबल करूँगी, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आप कोशिश करना, डायग्राम पता कैसे सुंदर बनता है, डायग्राम को थोड़ा छोटा बनाओ, माना इतना बड़ा पेज है ना तो उसमें छोटा डायग्राम बनाओ और बाकी जगह अपनी लेबलिंग के लिए छोड़ो। लेबलिंग शुड बी ऑलवेज ऑन वन साइड, इस साइड आपकी सारी की सारी लेबलिंग होनी चाहिए। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये क्या है बीच में, ये नीचे येलो कलर की, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये जो ये सारा डॉटेड एरिया, ये सारा का सारा डॉटेड एरिया क्या प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज दी, इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि ऊपर ही लिख दे, चलो यहाँ लिख देते हैं इसको। ये वाला एरिया क्या है बेटा, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर, इंट्रा मत लिखा ना कभी भी, दिस इज इंटर। इंटर होता है बिटवीन टू थिंग्स, तो दो चीज़ें क्या हैं, वो एक आउटर मेम्ब्रेन है एक इनर मेम्ब्रेन है।
तो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और अब जो इनर मेम्ब्रेन है, इसने ये जो अंदर का पूरा एरिया एनक्लोज किया है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो सारा एरिया पड़ा हुआ है ना बीच का, दिस होल खाली एरिया इज नोन एज दी, इसका नेम है स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कोल्ड एज दी स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या पड़ा हुआ है, बड़े स्पेशल से स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं बेटे स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा के अंदर पड़े हुए हैं कुछ ऐसे स्टैक लाइक, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। और कैसे पड़े हैं, स्टैक्ड अपॉन ईच अदर, ऐसे ये पड़ा हुआ है, फिर इधर एक स्टैक पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं लैमिली। और इन लैमिली का नेम क्या होता है, दीज आर थाइलाकोइड्स, और ये थाइलाकोइडल लैमिली, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये एक स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रैनम। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको हम बोलेंगे ग्रैनम, GRANUM। और अगर दो की बात या मल्टीपल की बात करूँ तो ये हो जाएंगे ग्रैना, प्लूरल इज ग्रैना, सिंगुलर इज ग्रैनम। इन ग्रैनम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस सिंगल सैकलाइक यूनिट को मैं क्या बोलूंगी, दिस इज नोन एज दी थाइलाकोइड। क्या है ये, थाइलाकोइड। तो थाइलाकोइड की स्टैकिंग हुई है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो थाइलाकोइड स्टैक होके क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा एक ग्रैना। इधर भी क्या रखा हुआ है, एक ग्रैनम पड़ा हुआ है। एंड समटाइम्स ये जो ग्रैनम है, इनमें से इस तरह से साइड में से कुछ लेटरल लैमिलीज निकलते हैं और वो एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, एक ग्रैनम ने दूसरे ग्रैनम को जोड़ दिया। और जो ये जोड़ने का काम कर रहे हैं ना बेटा, ये भी क्या है, ये भी लैमिली ही है। कौन से लैमिली हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, देखो ये तो ग्रैना वाले लैमिली हैं। मेरी अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनना, जो ग्रैनल लैमिली है, ग्रैनल लैमिली, समझ रहे हो, ग्रैनल लैमिली में किसको बोल रही हूँ, जो पूरा स्टैक बना रहे, स्टैक में जो एक एक लैमिली है, उस ग्रैनल लैमिली को आप क्या बोलते हो, थाइलाकोइड्स। और जो दूसरे हैं, जो कनेक्टिंग लैमिली हैं, जो एक ग्रैना को दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग लैमिली, वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं ना, वो ग्रैनम का हिस्सा तो नहीं है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर नोन एज दी स्ट्रोमल लैमिली। देखो दिखाई कहाँ है, दीज आर दी, इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज दी स्ट्रोमल लैमिली। तो थाइलाकोइड का दूसरा नेम क्या है, थाइलाकोइड को हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी ग्रैनल लैमिली। तो ग्रैनल लैमिली या स्ट्रोमल लैमिली। और इधर उधर भी जो है सिंगली भी ये प्रेजेंट होते हैं कहीं कहीं पे। तो ये जो सब सिंगली प्रेजेंट है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज दी स्ट्रोमल लैमिली। समझ में आ गया। अब ये जो लैमिली है इनके अंदर है क्या, मतलब ये जो थाइलाकोइड है इनके अंदर है क्या, थाइलाकोइड के अंदर ही बेटा प्रेजेंट होते हैं हमारे पिगमेंट। हम कह रहे हैं ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। वो क्लोरोफिल कहाँ मिलता है क्लोरोप्लास्ट में, इन ग्रहना में। ग्रहना में कहाँ मिलता है, ग्रहना के थाइलाकोइड्स में मिलता है। थाइलाकोइड्स में कहाँ मिलता है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में मिलता है। चलो अब एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये है बेटा एक थाइलाकोइड, अरे दिस इज वन थाइलाकोइड, दिस इज अनदर थाइलाकोइड। ऐसे ही रखे हुए ना एक दूसरे के ऊपर स्टैक में पड़े हुए थाइलाकोइड ऐसे। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दिस होल स्ट्रक्चर इज द ग्रैनम। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज द ग्रैनम। और ये जो एक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, दीज आर थाइलाकोइड्स। अब थाइलाकोइड में बताओ मैम कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, बताऊँ कहाँ पे। ये जो थाइलाकोइड है ना बेटा, ये सिंगल मेम्ब्रेन्ड नहीं है, दीज आर डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर। ऐसे थाइलाकोइड्स क्या है, दीज आर अगेन डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनकी भी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है।
ये लो, ये जो मेम्ब्रेन है ना, दिस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड, इनको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, पता क्या नेम होता है इसका, इसको हम बोलते हैं बेटा फ्रेट मेम्ब्रेन। What is the name of the membrane of thylakoid? It is known as the फ्रेट मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन, ये इस मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या मिलता है, इसके अंदर हमें मिलते हैं क्लोरोफिल्स। तो फ्रेट मेम्ब्रेन कंटेन्स दी पिगमेंट। और क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है तो कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल भी और कैरोटीनॉइड्स भी। क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल है। और ये बीच में क्या बचा मैम, फिर ये बीच में क्या है, खाली जगह। इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। क्या है ये, दीज आर ल्यूमेन। ये भी क्या है, ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब समझते हो ना, खाली जगह। और यहाँ पे क्या होंगी, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना, हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, हम फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करवाने में तो हेल्प करता है ना क्लोरोफिल का, ये जो पिगमेंट है। अच्छा एक बताओ, ये पिगमेंट प्लांट के अंदर क्यों होते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हो ना कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट के पास एक इसेंशियल कंडीशन है कि उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या करता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होना चाहिए, है कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे है, ग्रेना में। ग्रेना में कहाँ पे है, उसके थाइलाकोइड में। थाइलाकोइड में कहाँ है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर है पिगमेंट। क्या काम होता है, ये सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं। क्लोरोफिल का क्या काम होता है, पिगमेंट्स का क्या काम होता है, जो सनलाइट पड़ रही है ना, क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे जुड़ के एक सिस्टम बनाते हैं, लाइट ट्रैपिंग सिस्टम। तो सनलाइट को वो ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप कर लिया और उससे फिर वो क्या जनरेट करते हैं, एनर्जी। और उस एनर्जी से फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइट। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने से ये सारा कुछ, वैसे ना आपको अभी सिर्फ आप ये समझो कि पिगमेंट का काम क्या होता है, क्या काम होता है पिगमेंट का, टू ट्रैप सनलाइट। ये काम होता है पिगमेंट का। उसके बाद चलती हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। वो सारी जब हम फोटोसिंथेसिस का चैप्टर करेंगे वहाँ पे डिटेल में करेंगे, अभी आपको समझ भी नहीं आएगा अगर मैं बताऊँगी। तो याद रखना अब हमेशा कि क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, उसके ग्रेना के अंदर जो थाइलाकोइड है ना, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो, और यहाँ पे क्या बताने वाला था, बस और तो कुछ भी नहीं बताने वाला था। बाकी फंक्शन देखो, ये आपके पास इमेज दिखाई हुई है, हमने तो कम बनाए ना, इन्होंने देखो कितने सारी, ये जो स्टैग्स, ये एक क्या है, एक थाइलाकोइड, दिस इज अनदर थाइलाकोइड, अनदर अनदर अनदर, इन्होंने बना भी रखे हैं। देखो ये देखो, दीज आर थाइलाकोइड। कहाँ है थाइलाकोइड, ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज थाइलाकोइड। इनके पूरे झुंड को, इस स्टैक को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम। और ये जो एक स्टैक को दूसरे स्टैक से ज्वाइन कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल या स्ट्रोमा लैमेली। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे बड़ा फंक्शन क्या है बेटे क्लोरोप्लास्ट का, बता सकते हो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लो यही स्लाइड आ गई हमारे पास। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहला क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस करवाना है। एक्चुअली ये स्लाइड आनी चाहिए थी, प्लास्टिड्स का क्या फंक्शन है। प्लास्टिड का क्या फंक्शन होता है, मैंने पहले ही लिखवा दिया आपको, स्टोरेज का भी काम करते हैं, उसके अलावा पिगमेंट्स भी रखते हैं। पिगमेंट की वजह से क्या हो जाता है, कलर इम्पार्ट होता है। उसके अलावा क्या होता है, पिगमेंट क्या काम करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का भी काम करते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बहुत हो गए, तो वो आप अपने आप लिख लेना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का तो फंक्शन ये है। अब फोटोसिंथेसिस में, अच्छा इसके अलावा क्या है बेटा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, ये जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन है ना, इसमें भी क्या होंगे, इन डबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, जैसे कल माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ी थी ना हमने कि जो अंदर की मेम्ब्रेन थी दैट वाज लेस परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल थी, बाहर वाली ऑलमोस्ट परमिएबल थी। ऐसे ही यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे भी क्या होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो क्या होगी, वो होगी परमिएबल। वो जल्दी से किसी चीज़ को मना नहीं करेगी अंदर आने के लिए। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर
मेम्ब्रेन, वो क्या होगी, दैट विल बी सिलेक्टिवली परमिएबल। वो सोच समझ के कि जो जो सब्सटेंस अंदर आने चाहिए वही आएंगे। और सब्सटेंसेस के एक्सचेंज के लिए अगेन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पोरिन्स प्रोटीन ने यहाँ पे भी पोर्स बनाए हुए हैं, पंप्स बनाए हुए हैं, चैनल्स बनाए हुए हैं फॉर द आयन एक्सचेंज। ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाली थी, वो मेरे माइंड से निकल रही है और मुझे ध्यान में नहीं आ रहा क्या थी। चलो मुझे याद आ जाएगी तो मैं दोबारा स्विच कर जाऊंगी यहीं पे, लेकिन हाँ हाँ अभी सुन लो, आ गया मुझे याद। ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा एंजाइम्स फॉर दी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो उन रिएक्शंस के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। तो स्ट्रोमा क्या करती है, स्ट्रोमा कंटेन्स दी एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस, एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा के पास प्रेजेंट होते हैं। और अब एक चीज़ और सुन लो, स्ट्रोमा के पास और क्या प्रेजेंट है बेटा, स्ट्रोमा ऑल्सो कंटेन्स, स्ट्रोमा के पास होता है अपना खुद का सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए। ये क्या है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होंगे, इसके पास अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ये लो यहाँ लिख लेते हैं, इनके पास क्या होंगे, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। और राइबोसोम कैसे होंगे, अगेन 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा इनके पास अपने आरएनएज प्रेजेंट होंगे, हर तरह का अपना आरएनए प्रेजेंट होगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ बेटा कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो था ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट भी है। क्यों है ये, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्यों है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपना डीएनए है, अपने प्रोटीन है, अपने आरएनए है, अपना राइबोसोम है, और मल्टीप्लाई कर जाते हैं बाय फिशन। तो क्या क्या रीज़न है, इसके पास अपना डीएनए है ना। कैसा डीएनए है इसके पास, अपना डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए। सी स्टैंड फॉर, वैसे ये मैंने गलत लिखा है पर मैं यहाँ इसको बार बार इसको सर्कुलर के लिए रहने दो भाई, आप इसको कुछ और ही, क्योंकि CDNA कुछ और होता है। अभी पहुँच रहे हो आप CDNA की तरफ भी। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है इसके पास अपना। उसके अलावा इसके पास क्या है, अपने आरएनएज हैं। उसके अलावा इसके पास अपने राइबोसोम्स हैं, जिसकी वजह से ये अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। और क्या है, दीज मल्टीप्लाई बाय फिजन, मल्टीप्लाई बाय फिजन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से अपने आप मल्टीप्लाई कर लेता था ना, तो ये भी अपने आप सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक तो बात ये जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ी थी, और दूसरी बात माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या पढ़ी थी, एवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ से था, फ्रॉम बैक्टीरिया। वही एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस यहाँ पे भी अप्लाई होता है, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस of evolution of chloroplast and mitochondria from bacteria। कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का बताया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कहाँ से है, बैक्टीरिया से, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट का भी कौन कहता है, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस कहता है। वो ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वंस अपॉन ए टाइम दोनों के दोनों क्या थे, बैक्टीरिया थे। किसी यूकैरियोटिक सेल ने इन बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया तो ये वहाँ पे रहने लग गए। कैसे रहने लगे, एंडो का मतलब होता है अंदर, उस सेल के अंदर रहने लग गए सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, क्योंकि जब ये अंदर गए तो इनको मज़ा आ गया। कैसे मज़ा आ गया कि भैया हमें रहने को जगह मिल गई, हमें तो कोई खतरा ही नहीं, अब हमें और कोई एनगल्फ कर ही नहीं सकता। तो अब इनको रखने के लिए यूकैरियोटिक सेल ने इनसे
क्या किराया लिया, क्या रेंट लिया, उन्होंने पता क्या रेंट लिया, उन्होंने लिया कि भैया तुम हमारे लिए क्या करना, जो फंक्शनिंग करता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, और क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन तो आपने पढ़ ही लिए, स्टोरेज का भी काम करेगा और पिगमेंट्स भी बनाएगा रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड अदर कलरेशंस ऑफ द प्लांट। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों मानते हैं कि ये बैक्टीरियल ओरिजिन से है, इसके पीछे भी क्या क्या रीज़न है, वो रीज़न क्या क्या थे बेटा, एक तो फिजन, मल्टीप्लाई करते हैं फिजन से, जो किसका किसका फीचर होता है फिजन से मल्टीप्लाई करना, बैक्टीरिया का। दूसरा, इनकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोरिन्स, है ना, प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स इन मेम्ब्रेन्स, जिसकी वजह से आयन चैनल बन रहे हैं ना, तो वो पोरिन्स जो हैं ये किसका फीचर है, ये फीचर है बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं ऐसे पोरिन प्रोटीन्स। और क्या है बेटा इनके पास, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो इसमें क्या बड़ी बात हुई मैम, है बड़ी बात क्या है, अगर इस डीएनए की जब बेंडिंग की गई ना, इसके बेंडिंग पैटर्न में क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो डीएनए था ना, दिस डीएनए वाज G&C रिच। इस डीएनए के अंदर क्या था, ग्वानिन और साइटोसिन जो बेस पे नाइट्रोजन बेसिस है ना, वो ज़्यादा थे। अगर हम यूकैरियोट्स का देखें ना डीएनए, तो उनके अंदर A एंड T ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू G&C। A एंड T की रेशो G&C की रेशो से ज़्यादा होती है इन यूकैरियोट। लेकिन अगर G&C की ज़्यादा है A एंड T से, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रोकैरियोटिक जीनोम, मतलब हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात। तो ये तो प्रोकैरियोट डीएनए का फीचर दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो इनका क्या था, राइबोसोम था। राइबोसोम जो इनके अंदर मिल रहे हैं, राइबोसोम्स, वो कैसे हैं, 70S राइबोसोम्स। होने कैसे चाहिए थे, यूकैरियोटिक। लेकिन यूकैरियोटिक तो सेल है जिसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बैठे हुए हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुद क्या है, इनको कहते हैं कि ये बैक्टीरिया के ओरिजिन से हैं। तो बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया के पास कैसे राइबोसोम होते हैं, 70S। इसके पास भी कैसे राइबोसोम है, 70S राइबोसोम्स हैं। समझ में आ गया, बस इतना है आपके पास प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में तो कुछ ज़्यादा था नहीं याद रखने के लिए। सबसे ज़्यादा याद रखने के लिए किसके बारे में था, वो था क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को याद रखना है, और उसके स्ट्रक्चर में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने बना के भी दिखा दिया, आपको ड्रॉ भी करना आना चाहिए, और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड दी राइबोसोम्स, नेक्स्ट ऑर्गेनल। अब राइबोसोम क्या है, सबसे पहले इनके बारे में लिख लो जो हमें पता है, दैट इज राइबोसोम्स आर दी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। क्या है, इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। दूसरी चीज क्या है, राइबोसोम्स, दीज आर दी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल। सेल के अंदर जो होते हैं ना, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है सेल के। और क्या है राइबोसोम्स, राइबोसोम देखो एक तो अकेले तो मिल ही रहे हैं, राइबोसोम कैसे हैं, सेल के अंदर तो मिल ही रहे हैं, लेकिन राइबोसोम ऑर्गेनेल के अंदर भी मिल रहे हैं। ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने राइबोसोम प्रेजेंट थे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपने राइबोसोम प्रेजेंट थे। तो उसकी वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज दी ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। गलत तो नहीं बोल रही ना मैं, ये खुद एक ऑर्गेनल है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनल के अंदर भी, और दूसरे ऑर्गेनल के अंदर भी हमें मिलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल विद इन दी ऑर्गेनल। कैसे मिलते हैं ये क्या है, ये प्रेजेंट होंगे इन दी ग्रैन्युलर फॉर्म। जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे ये ग्रैन्युलर अपीयरेंस देंगे। अगर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। किसी ऑर्गेनल के ऊपर जैसे ईआर पे लगे हुए थे, तो उसको उसका सरफेस क्या बना दिया था इन्होंने, ग्रैन्युलर। तो हमने उसको क्या बोलना शुरू कर दिया था, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है जी। अच्छा, स्ट्रक्चर इनका कैसा है, स्ट्रक्चर देखो एनसीईआरटी के अंदर तो हमें ये दिखा रखा है। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी कर लेते हैं बात। सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की, टाइप एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो ये बने किस चीज़ के होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ
किन चीज़ों के बने होते हैं? राइबोसोमल आरएनए होता है इसके अंदर। राइबोसोमल आरएनए क्या है? एक आरएनए की लंबी सी चेन है, वो क्या हो गई? पैक हो गई, कॉइल हो गई अच्छे से। उसकी पैकेजिंग और कॉइलिंग में किसने हेल्प की? सर्टन प्रोटीन्स ने। उसके बाद इसके ऊपर कोई कवर नहीं आया, कोई मेम्ब्रेन नहीं आई। तो आरएनए क्या है? आरआरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोम क्या है, कैसे बनेंगे? ये जो आरएनए है ना, लंबा सा थ्रेड, इसको कॉइल करना शुरू कर दो। ऐसे कॉइल किया, और ये कॉइलिंग कौन करवा रहा है? ये प्रोटीन करवा रहे हैं। तो कॉइलिंग करके ना दो पार्ट बन जाते हैं, एक बन जाती है लार्जर सब यूनिट, एक बन जाती है स्मॉलर सब यूनिट। और ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट साइटोप्लाज्म में बिल्कुल अलग अलग पड़ी हुई होती हैं। ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन कब होती हैं? कब होंगी? ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो बोथ दी सब यूनिट्स unite only at the time of protein synthesis। और कौन इनकी ज्वाइनिंग में या इस रीयूनियन में या यूनियन के अंदर हेल्प करता है? वो होते हैं बेटा मैग्नीशियम आयंस। तो मैग्नीशियम आयन हेल्प करवाते हैं इनको जोड़ने में। और हैं क्या राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ दी सेल। क्या बोलते हैं इनको हम? प्रोटीन फैक्टरीज। प्रोटीन बनाते हैं ये। अब राइबोसोम हमें दो जगह मिलते हैं, एक तो मिलते हैं साइटोप्लाज्म में और एक हमें मिलते हैं राइबोसोम, एक तो मिलेंगे कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, मैंने क्या कहा? क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो साइटोप्लाज्म में भी जब ये प्रेजेंट हैं तो क्या बनाएंगे? वहाँ पे प्रोटीन्स बनाएंगे। और ये अगर प्रेजेंट हो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के जो राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये भी तो प्रोटीन्स बनाएंगे। राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन बनाना, लेकिन मैंने अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनेंगे वो वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी के पास जाएंगे। गोल्जी उनकी प्रोसेसिंग कर देगा, पैकेजिंग कर देगा और उनको टारगेट साइट पे भेज देगा, मतलब सेल से बाहर उनको भेज देगा। तो सेल से बाहर अगर रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, तो वो सारे के सारे प्रोटीन कहाँ बनेंगे? ईआर के पास। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बेटा सिक्रीटरी वेसिकल्स, सिक्रीटरी प्रोटीन्स। सिक्रीटरी प्रोटीन वो सेल से बाहर जाएंगे, सेल से बाहर उनकी ज़रूरत है, तो कौन भेजेगा उन्हें? गोल्जी। गोल्जी का काम है पैकेजिंग करना उनकी और उनका ट्रांसपोर्ट करना। तो कहाँ से आएंगे वो प्रोटीन? ईआर से बन के आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। लेकिन जो प्रोटीन बन रहे हैं साइटोप्लाज्म में, जो जीनोमिक डीएनए से बन रहे हैं उनके उस पर, तो जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से जो प्रोटीन्स बनेंगे उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बेटा नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स, क्योंकि इन प्रोटीन की ज़रूरत सेल के अंदर ही है, तो इनको बाहर सिक्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अब एक चीज़ और, व्हाट आर पोलीसोम्स? पोलीसोम्स, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पोलीसोम्स को हम बोलते हैं बेटा पोलीराइबोसोम्स। पोलीसोम इज ऑल्सो नोन एज द पोलीराइबोसोम्स। क्या होते हैं पोलीराइबोसोम्स? व्हेन एमआरएनए इज अटैच टू द राइबोसोम। वैसे मैंने बैक्टीरिया में बता दी थी आपको ये चीज़। ये है मेरे पास एमआरएनए की चेन, दिस इज एमआरएनए, और अगर इसके ऊपर लग जाए बहुत सारे राइबोसोम आके, ये क्या है? दीज आर राइबोसोम। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पोलीसोम बोलते हैं, या इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलीराइबोसोम। कहाँ देखा था हमने ये? प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में देखा था। अब आ जाइए इसके टाइप एंड स्ट्रक्चर पे। अब टाइप की अगर बात करें तो राइबोसोम बेटा दो टाइप के होते हैं, अभी तक इतना तो आप जान ही चुके हो 11th क्लास में। और वो दो टाइप क्या है? एक होते हैं बेटा 70S राइबोसोम, एक होते हैं हमारे पास 80S राइबोसोम्स। अब यहाँ पे एस क्या है? दिस इज दी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, दिस इज स्वेडबर्ग
कोफिशिएंट, या इसको हम और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। कैसे निकलता है ये, किसी भी राइबोसोमल यूनिट का कितना उसकी डेंसिटी है, क्या उसका साइज है, उससे डिटरमिन करते हैं। डिटरमिन्ड कैसे डिटरमिन करते हैं हम इसको, ये जो वैल्यूज आ रही है कैसे आ रही हैं, डिटरमिन्ड बाय डेंसिटी एंड साइज ऑफ सब यूनिट। किसी भी सब यूनिट की कितनी डेंसिटी है, क्या उसका साइज है, वो डिटरमिन करता है कि उसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट क्या रहेगा। अब ये जो 70S राइबोसोम है बेटा, हर दोनों के दोनों जो राइबोसोम है दो दो सब यूनिट के बने होंगे, और वो दो सब यूनिट क्या होंगी, यहाँ पे दो सब यूनिट होंगी, एक होगी 50S और एक होगी 30S। फिर बोलूँगी एक बार और, मैथमेटिकल एडिशन यहाँ पे नहीं करना है। ये वाला कितना होगा 60S और ये होगा 40S। ये प्लस में इनको ऐड करने के लिए नहीं लगा रही हूँ कि इन दो सब यूनिट के बने हुए हैं। तो हर एक के पास क्या होगा, एक होगा लार्जर सब यूनिट, एक होगा स्मॉलर सब यूनिट। इसके पास भी एक होगा लार्जर सब यूनिट, एक होगा स्मॉलर सब यूनिट। तो ये कौन सा है, दिस इज दी लार्जर सब यूनिट, और ये कौन से हैं, दिस इज दी स्मॉलर सब यूनिट। किस किस चीज़ के बने हुए हैं, देखो बेटा, ये इसका 50S वाला सब यूनिट है, ये इसका 30S वाला, ये इसका 60S वाला सब यूनिट है, ये इसका 40S का सब यूनिट है। ठीक है, अब ये फर्दर किस किस चीज़ का बना होता है बेटा, ये बना होता है 16S rRNA का, और बड़ी सब यूनिट बनी होती है 23S RNA की, और बनी होती है 5S rRNA। ऐसे ही ये वाला जो स्मॉलर यूनिट है ये बना होता है 80S राइबोसोमल RNA का, और बड़ा यूनिट बना होता है 28S राइबोसोमल RNA का, और क्या प्रेजेंट होता है 5.8S राइबोसोमल RNA, और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे 5S राइबोसोमल RNA। ये आपको भी याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ प्रोटीन्स 47 है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटीन 34 है। वो आपको याद नहीं करने, इसीलिए मैं लिख नहीं रही हूँ ना, उनके हमें नेम से याद करने कौन कौन से प्रोटीन है। तो यहाँ से बेटा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम समझ में आ गया। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ दी टू सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर। ये इकट्ठे कभी भी जुड़े हुए नहीं होते, दोनों के दोनों अलग अलग पड़ी होती हैं। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ओनली ये दोनों जुड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस। तो किसमें कौन सी सब यूनिट कितने एस राइबोसोम की बनी हुई है, वो कितने एस rRNA की बनी हुई है, सॉरी, तो वो हमें यहाँ पे लर्न करना है। ठीक है, और एक चीज़ और, जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम मिलते हैं और जो ऑर्गेनेल के अंदर साइटोप्लाज्म मिलते हैं, फाइंड आउट करके आना दोनों में से साइज़ किसका छोटा होता है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, और इसको नोट डाल के अपने टेक्स्ट के अंदर आप भी डाल लेंगे। ठीक है, इनको पैलेड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनको पैलेड ने डिस्कवर किया था। तो बेटा आज हमने दो ऑर्गेनल्स पढ़ ली, एक हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया, एक हमने राइबोसोम्स पढ़ लिए। तो दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल हैं। आप लोग भी बड़े ध्यान से इनको पढ़ो, इनके डायग्राम्स ड्रॉ करो और इनको लर्न करो। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वील टेक अप आवर नेक्स्ट ऑर्गेनल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।